मानसून की शुरुआत के साथ ही पूरे देश में डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं बाढ़ का कहर है तो कहीं पहाड़ दरक रहे हैं। फिर बात चाहे पूर्वी भारत की हो, उत्तर भारत की, हिमाचल प्रदेश की हो या उत्तराखंड की। पानी के प्रहार से पस्त पहाड़, आसमानी आफत के प्रहार से चूर हो रहे हैं पहाड़। बर्बादी के सैलाब के आगे हर किसी का सर है। मानसून के उकसावे पर समंदर भी हुआ बेकाबू। उत्तराखंड के चमोली में भी बारिश के बाद चट्टानों का खिसकने का सिलसिला जारी रहा, जिससे सड़क पर गाड़ियों का गुजरना खतरनाक हो गया। चमोली के पीपलकोटी में हालात को देखते हुए बद्रीनाथ नेशनल हाईवे को दोनों तरफ से बंद करना पड़ा। मानसून की बारिश किस तरह तबाही मचा रही है, ये तस्वीरें इसकी गवाह हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बादल फटने से 2 लोगों की मौत हुई। फ्लैश फ्लड की वजह से 11 लोग बह गए। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका के बाद राहत और बचाव कार्य के लिए एसडीआरएफ को मिशन में लगाया गया। बॉर्डर रोड और लैंडस्लाइड की तस्वीरें शिमला के करीब भट्टा कुफर की हैं। यहां बारिश ने ऐसा प्रहार किया कि पहाड़ दरकने लगे। स्थानीय बाजार में पहाड़ दरकने के बाद हंगामा मच गया। पानी के तेज बहाव में ब्रिज के ढहने का ये वीडियो पिथौरागढ़ मुंसियारी रोड का है, जहां मडखोड में एक ब्रिज बारिश के बाद तेज पानी के बहाव में बह गया। मानसून की वजह से समंदर के बेकाबू होने का ये वीडियो कोच्चि के करीब चेल्लानम का है। यहां मानसूनी बादलों ने कुछ ऐसा जोर दिखाया कि समंदर का पानी चेल्लानम के रिहायशी इलाके में दाखिल हो गया। शोर मचाती लहरें और लहरों के बीच फंसे लोग। ये तस्वीरें हैं हिमाचल के किन्नौर की, जहां अचानक आई बाढ़ के कारण कई इंसान की जान मुसीबत में फंस गई। पहाड़ों पर हुई बारिश से आए फ्लश फ्लड के कारण सूखी नदी में अचानक पानी भर गया, जिससे सेब के बाग में भी बाढ़ आ गई। हिमाचल के किन्नौर में बाढ़ ने मुसीबत बढ़ाई तो कुल्लू में लैंडस्लाइड के कारण कई घंटों तक रास्ता बंद करना पड़ा। यहां बारिश के बाद चट्टान खिसककर रोड पर आ गई, जिससे गाड़ियों की आवाजाही बंद करनी पड़ी। टीम न्यूज़ नेशन। वैसे आसमानी आफत से असम में भी हाल बेहाल है। राज्य के 24 जिलों में सैलाब का कहर दिख रहा है। लोगों के आशियाने तबाह हो चुके हैं। सैलाब में समा गए आशियाने। रिहायशी इलाके में पानी का कब्जा। हर तरफ बाढ़ से बर्बादी की तस्वीर। देख सकते हैं कि कैसे सब कुछ पानी में डूबा हुआ है। असम में बाढ़ से तबाही की आंखों देखी जानने के लिए न्यूज़ नेशन की टीम पहुंची बारपेटा के दूसरे इलाके में अब हम आ चुके हैं और आपको दिखा रहे हैं पूरे घर के घर खाली पड़े हुए हैं। यहाँ पर जो घर हैं दूर दूर तक आप देखेंगे तो कुल मिलाकर के पानी काफी ज्यादा अभी भी बरपेटा में बना हुआ है। हालांकि पहले के मुकाबले पानी थोड़ा कम जरूर हुआ है। लगातार बारिश से असम में हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि नाव चलाकर लोगों को सुरक्षित ठिकाने पर लाया जा रहा है। न्यूज़ नेशन उन तमाम इलाकों तक नाव के सहारे पहुंचा जहां सैलाब लोगों की जिंदगी पर संकट बन गया है। तस्वीरें इस इलाके के हालात बयां कर रही हैं, क्योंकि अब भी लोग सैलाब के बीच फंसे हैं। एनडीआरएफ की टीम बोट के जरिए लोगों तक मदद पहुंचा रही है, लेकिन अब भी कई निचले इलाकों में मदद का इंतजार है। असम के 33 जिलों में से करीब 30 जिले पानी में पूरी तरीके से जल समाधि ले चुके हैं। कई ऐसे इलाकों में, खासतौर पे अगर हम रूरल एरिया की बात करें, रूरल असम की बात करें, वहां पर काफी ज्यादा परेशानी हुई है। और इस इलाके में जो बरपेटा के पास के गांव हैं, ये पूरी तरीके से इलाके जल समाधि ले चुके हैं। हालांकि पानी जरूर कम हुआ है, लेकिन अभी मुसीबतें कम नहीं हुई है। बारपेटा के पास करीब 30 से 40 किलोमीटर के पूरे इलाके में ऐसे ही भयावह हालात नजर आ रहे हैं और बाढ़ में करीब 48 लाख लोग प्रभावित हुए हैं।
असम में बाढ़ की स्थिति क्या है, इसको समझने के लिए हम इस समय असम में ही हैं और असम में बरपेटा के इलाके में आपको ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दे रहे हैं। लगातार असम में बाढ़ का पानी लोगों की जिंदगियां ली रहा है। करीब 90 से ज्यादा लोगों की मौत अब तक हो चुकी है और करीब 36 लाख से ज्यादा लोग अभी भी फंसे हुए हैं, प्रभावित हैं। जाहिर तौर पर तमाम मुश्किलें इस समय असम के सामने खड़ी हुई हैं और सरकार मदद की बात कर रही है। लेकिन एक तरफ जहां असम में हर साल बाढ़ आती है, इसके पीछे का कारण आखिर क्या है? क्यों असम में लगातार अब बाढ़ आने लगी है और उसको रोकने में शासन प्रशासन लगातार फेल होता जा रहा है? असम के बारपेटा से सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन। तो असम से ग्राउंड जीरो से आपने हमारे सहयोगी सैयद आमिर हुसैन की रिपोर्ट देखी, लेकिन ऐसा नहीं है कि हालात सिर्फ असम में बिगड़े हुए हैं। बिहार में भी लगभग सभी नदियां कहर ढा रही हैं। इस बार भी नेपाल से सटे इलाकों में जल तांडव नजर आ रहा है। हर तरफ सैलाब का कब्जा, बाढ़ में घिर गया इंसान का ठिकाना, सड़क स्कूल सब कुछ पानी में समा गए। जल तांडव के बीच जिंदगी बचाने की जंग। बिहार के गोपालगंज में गंडक नदी के रौद्र रूप के आगे इंसान बेबस है। यहां जागीरी टोला गांव पूरा पानी में डूब चुका है। इस इलाके में प्रशासन नहीं पहुंच पाया, लेकिन न्यूज नेशन की टीम नाव के सहारे बेबस लोगों के बीच पहुंची। गोपालगंज में गंडक नदी अपने उफान पर है और ऐसा उफान कि आप देखिए कि पानी ही पानी आपको दिखाई देगा। कई गांव जलमग्न हो चुके हैं, जल समाधि ले चुके हैं। वहां तक पहुंचना नामुमकिन सा है, लेकिन हम जाएंगे इस नाव के सहारे और उस गांव तक पहुंचेंगे जहां पे लोगों की जिंदगियां दुभर हो चुकी हैं। किस रूप में लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं, आपको लेकर चलते हैं और बताते हैं। इन लोगों का सामान पानी में बह चुका है। ऐसे में न खाने के लिए अनाज है, न ही पीने के लिए साफ पानी। हालात ये है कि लोगों को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही है। पानी बहुत काफी हो गया है, घर में पानी हो गया है। अच्छा, गांव डूब गया? गांव डूब गया है, कोई रास्ता नहीं है। मुसा पर लोग भाग भाग के अपना माल जाल लेकर के भाग रहा है। अच्छा। सरकारी कोई तंत्र पहुंचा है कि नहीं आप तक? पहुंचा है। क्या मदद? चिवड़ा मीठा मिलल बा। चिवड़ा मीठा? हाँ। अच्छा। एथी मिलल बा, पोलोथीन मिलल बा हमनी के। नेपाल से सटे बिहार के कई जिलों में बाढ़ से बर्बादी की तस्वीर नजर आ रही है। मुजफ्फरपुर जिले में भी गंडक नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे निचले इलाके सैलाब के आगोश में समा गए हैं। गांव में अब कोई पहचान बची नहीं है, क्योंकि बूढ़ी गंडक ने इस गांव के पहचान को अपने अंदर समा लिया है। मैं बता दूं कि मिठनपुरा माधवपुर गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं, मुजफ्फरपुर के। और मिठन सराय के इस गांव में देखिए स्थिति क्या है। आपको हम बूढ़ी गंडक के अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं। बारिश के बीच किस तरीके से इस बाढ़ की आफत ने गांव को बर्बाद कर दिया है। देखिए गांव के अंदर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। सभी लोगों का घर बर्बाद हो गया है, फसल बर्बाद, सब कुछ बर्बाद। हम गुजर रहे हैं और लोग अपने अपने घर से हमें देख रहे हैं, बस ये समझने के लिए कि आखिर कौन सी मदद उनके लिए आई है। हर साल की तरह इस बार भी बारिश बिहार के लिए मुसीबत लेकर आई है। लोग पानी के प्रहार के बीच जान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन हर बार की तरह इस बार भी आंखें मूंदे बैठा है। बिहार के गोपालगंज से मोहित राज दुबे के साथ मुजफ्फरपुर से रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन। और अब बात पड़ोसी मुल्क श्रीलंका की, जिसने दावा किया है कि दुनिया में पहला विमान रावण ने उड़ाया था। हालांकि पौराणिक मान्यता है कि पुष्पक विमान पहले कुबेर के पास हुआ करता था, लेकिन इन सब के बीच श्रीलंका की सरकार ने बाकायदा विज्ञापन के जरिए इस बात का दावा किया है। त्रेता युग में माता सीता का हरण करने के बाद लंकाधिपति रावण उन्हें अपनी लंका नगरी विमान से ले गया था। रामायण की इस घटना को लेकर श्रीलंका सरकार ने बड़ा दावा किया है। श्रीलंका सरकार का दावा है कि हजारों साल पहले रावण ने पहला विमान उड़ाया था, यानी वो दुनिया का पहला पायलट था। श्रीलंका की सरकार ने बाकायदा एक विज्ञापन जारी कर लोगों से रावण के बारे में कोई भी दस्तावेज शेयर करने को कहा है। ये विज्ञापन पर्यटन और उड्डयन मंत्रालय ने अलग अलग अखबार में जारी किया है। श्रीलंका के सिविल एविएशन अथॉरिटी के पूर्व उपाध्यक्ष का दावा है कि उनके पास रावण के विमान उड़ाने का दावा साबित करने के लिए ढेर सारे तथ्य हैं। अगले 5 सालों में ये साबित भी कर दिया जाएगा। श्रीलंका में प्राचीन लंका के राजा रावण को इज्जत दी जाती है।
श्रीलंका ने हाल ही में रावण नाम के उपग्रह को पहले अंतरिक्ष मिशन के तहत भेजा है। श्रीलंका में कई लोग मानते हैं कि रावण एक दयालु राजा और विद्वान था। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात चीन की। चीन में उइगर मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचार को लेकर पूरी दुनिया में आवाज उठ रही है। हर कोई चीन के खिलाफ खड़ा हो चुका है और अब ब्रिटेन में भी चीन को घेरा है। चीन में उइगर मुस्लिम महिलाओं की जबरन नसबंदी करवाकर उनकी आबादी को खत्म करने की चीन की साजिश पर ब्रिटेन ने चिंता जाहिर की है। चीन में उइगर मुसलमानों को खत्म करने की सबसे बड़ी साजिश। उइगर मुस्लिमों की आबादी पर रोक लगाने का षड्यंत्र। सामने आया उइगर मुसलमानों पर चीन का अत्याचार। चीन की कम्युनिस्ट सरकार अपनी जमीन से उइगर मुसलमानों को खत्म करने के मिशन में लगी है। इस बार जो खुलासा हुआ है वो बेहद चौंकाने वाला है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राब ने आरोप लगाया है कि चीन में उइगर मुसलमानों की जबरन नसबंदी और बड़े पैमाने पर उत्पीड़न किए जाने की रिपोर्ट है। रिपोर्ट के मुताबिक उइगर महिलाओं की जबरन नसबंदी की जाती है ताकि आबादी पर काबू किया जा सके। ब्रिटेन में चीनी राजदूत को ऑस्ट्रेलियाई सुरक्षा एजेंसी का प्रमाणित किया हुआ एक वीडियो दिखाया गया जिसमें उइगर मुसलमानों की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और उन्हें ट्रेन में ले जाया जा रहा है। इस वीडियो को दिखाकर यह पूछा गया कि क्या ये उइगर मुसलमानों पर अत्याचार नहीं है, तो चीन के राजदूत से जवाब देते नहीं बने। हालांकि चीनी राजदूत ने साजिश पर पर्दा डालने की कोशिश की, लेकिन चीन का असली चेहरा दुनिया के सामने आ चुका है। ऐसे में ब्रिटेन ने चीन पर लगे इन इल्जामों की जांच संयुक्त राष्ट्र से करवाने की मांग की है। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की, जिनका कट्टरपंथी चेहरा अब एक बार फिर सामने आ रहा है। आरोप लग रहा है उन पर मुल्क की शिक्षा व्यवस्था का बेड़ा गर्क करने का, और यही वजह है कि अब उनकी तुलना जियाउल हक से हो रही है। जियाउल हक से भी खतरनाक इमरान की मुल्ला स्कूल ऑफ थॉट। इमरान खान करेंगे पाकिस्तान की शिक्षा का बंटाधार। पाकिस्तान में बुद्ध की मूर्ति को तोड़ने की घटना यूं ही नहीं हुई। पाकिस्तानियों के जहन में कट्टरपंथी शिक्षा के जरिए जो जहर भरा गया है, ये उसी का असर है। पाकिस्तान के पूर्व तानाशाह जियाउल हक के दौर में इसके बीज बोए गए थे। इसका नतीजा ये हुआ है कि पाकिस्तान की एक पूरी की पूरी पीढ़ी कट्टरपंथ की जंजीरों में जकड़ी हुई है। जियाउल हक के बाद अब इमरान खान अपने नए पाकिस्तान की नई पीढ़ी को खाई में धकेलने की तैयारी कर चुके हैं। पाकिस्तान में सिंगल नेशनल करिकुलम की आड़ में कट्टरपंथी शिक्षा को बढ़ावा देने की कोशिशें हो रही हैं। इमरान सरकार के निशाने पर प्राइवेट और सरकारी स्कूल हैं। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के आम स्कूल धार्मिक शिक्षा देने में सक्षम नहीं है, लिहाजा स्कूल में मदरसों में तालीम पाए शिक्षकों की नियुक्ति अनिवार्य की जा रही है। इमरान खान के दौर में पाकिस्तान की शिक्षा का क्या हाल हुआ है, इसका अंदाजा पाकिस्तान के पंजाब सरकार के फरमान से लगाया जा सकता है। पाकिस्तान के पंजाब में कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर कुरान की शिक्षा कंपलसरी कर दी गई है। कुरान की जानकारी से जुड़ी परीक्षा पास करना जरूरी है। कुरान की परीक्षा में पास किए बगैर कोई भी डिग्री हासिल नहीं होगी। जानकारों का कहना है कि ऐसी पाबंदी जियाउल हक के वक्त में भी लागू नहीं थी। इमरान खान खुद को इंग्लिश एजुकेटेड लिबरल कहने से चूकते नहीं हैं, लेकिन उनका चेहरा लगातार बेनकाब होता जा रहा है। इमरान उसामा जैसे आतंकी को शहीद बताते हैं, अफगानिस्तान में तालिबान के जिहाद को सही बताते हैं, और अब वो पाकिस्तान की शिक्षा का बेड़ा गर्क करने पर आमादा है। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात कोरोना की। दिल्ली एम्स में आज से कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो रहा है। भारत में बनी पहली कोरोना वायरस वैक्सीन कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल दिल्ली एम्स में शुरू हो रहा है। एम्स दिल्ली देश की उन 12 जगहों में से एक है जहां कोवैक्सीन का ट्रायल हो रहा है। यहां का सैंपल साइज पूरे देश में सबसे बड़ा है, इसलिए नतीजे पूरी रिसर्च की दिशा तय करेंगे। टोटल सैंपल जो इनिशियली है ट्रायल का सारे सेंटर्स को मिला के वो 1125 हेल्दी वॉलंटियर्स का है, जिसमें से 375 जो है वो फेज 1 में स्टडी किए जाएंगे। कोवैक्सीन को हैदराबाद की भारत बायोटेक ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर बनाया है। वैक्सीन का कोड नेम
BBV152 है। कोवैक्सिन को फेज 1 और फेज 2 ट्रायल के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से मंजूरी मिल चुकी है। एम्स दिल्ली में 100 हेल्दी वॉलंटियर्स रिक्रूट की जाएंगे और फेज़ 2 में जब हम आगे जाएंगे, जब पता चलेगा कि फेज़ 1 में ये वैक्सीन जो है ये सेफ है, तब फेज़ 2 में जो है उसमें हम 750 लोग रिक्रूट करेंगे। जानकारों के मुताबिक क्लिनिकल ट्रायल के पहले फेज में कम से कम 1 महीने का वक्त लग सकता है। फेज 1 और फेज 2 में कुल मिलाकर 1 साल और 3 महीने का वक्त लग सकता है। थर्ड स्टेज में हजारों वॉलंटियर्स पर वैक्सीन आजमाई जाएगी। के रिजल्ट्स में एंटीबॉडीज पॉजिटिव आ जाते हैं तो हम उसको एक्सपेडाइट कर सकते हैं इस ट्रायल को, और भारत भी बाकी 2 ऑक्सफोर्ड और मॉडर्ना के पास में पहुंच सकता है कि हमारा वैक्सीन भी सक्सेसफुल है कि नहीं है। क्योंकि ये वायरस जो है इंडियन स्ट्रेन का वैक्सीन बन रहा है तो हमारी कंट्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में बनी इस वैक्सीन के ट्रायल पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। टीम न्यूज़ नेशन। संयुक्त अरब अमीरात का पहला मार्स मिशन अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया है। जापान के स्पेस सेंटर से मंगल के लिए सैटेलाइट लॉन्च किया गया। यह कामयाबी हासिल करने वाला यूएई दुनिया का 7वां देश बन गया है। यूएई के 450 से ज्यादा इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस की करीब 6 साल से जारी मेहनत उस वक्त कामयाब हो गई जब संयुक्त अरब अमीरात का मार्स मिशन होप अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। इस सैटेलाइट को मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज के HIIA रॉकेट से जापान के तानेगिशिमा स्पेस सेंटर से लॉन्च किया। मित्सुबिशी के मुताबिक स्पेसक्राफ्ट रॉकेट से अलग हो गया है और सही ढंग से काम कर रहा है। खराब मौसम की वजह से इसकी लॉन्चिंग में 5 दिन की देरी हुई। रूस, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, चीन, जापान, भारत के बाद यूएई ये कामयाबी हासिल करने वाला दुनिया का 7वां देश है। दुबई के मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर में इस प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों ने लॉन्चिंग को बड़ी स्क्रीन के जरिए देखा। जैसे ही ऑर्बिटर रॉकेट से अलग हुआ, सभी साइंटिस्ट ने ताली बजाकर खुशी जाहिर की। होप ऑर्बिटर के फरवरी 2021 तक मार्स की कक्षा में पहुंचने की उम्मीद है। इसमें 3 ऐसे इंस्ट्रूमेंट लगे हैं जो मंगल ग्रह के ऊपरी वायुमंडल का अध्ययन करेंगे और क्लाइमेट चेंज के बारे में जानकारी जुटाएंगे। यूएई के इस अंतरिक्ष मिशन की कमान महिला साइंटिस्ट सारा अल अमीरी को सौंपी गई है। सारा पहले दुबई के राशिद स्पेस सेंटर में बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करती थी। सारा को यूएई में हीरो का दर्जा हासिल हो गया और अरब के नौजवान उन्हें रोल मॉडल मान रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन।